डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके और भी ज़्यादा आसान हो सके, मुनाफा आप उससे ज़्यादा ले पाएँ। तो अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम जिन दो विषयों पर आज जानकारी हासिल करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आइए आपको बता दें आज हमारे कौन से दो विषय होंगे। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में और इसके साथ ही बात होगी कपास में रोग कीट प्रबंधन की। इन दोनों विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, आप कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं, कोई भी जिज्ञासा अगर आपके मन में होती है तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि है 1800113060 1800113061। ये नंबर्स बिल्कुल निःशुल्क हैं। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ आपसे एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। आइए आपको बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है। अगर हमारे फोन बिजी जाते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं 8800520717। इस नंबर पर सीधे अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा विकल्प है हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। अभी आपके स्क्रीन पर जो है वो ईमेल आईडी दिखाया भी जा रहा है hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी। तो या तो फोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के जरिए भी अपने प्रश्न सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए स्टूडियो में जो मौजूद हमारे साथ विशेषज्ञ उनसे आपका परिचय करवा दें। आज किसान उत्पादक संगठन पर हमसे बात करेंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और कपास में रोग और कीट प्रबंधन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर आइए कार्यक्रम में जो है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम करेंगे डॉक्टर अमित का। डॉक्टर अमित, क्योंकि आज आपसे हम यहाँ पर जानकारी हासिल करने वाले हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में, तो सबसे पहले सरल भाषा में आपसे समझना चाहेंगे किसान उत्पादक संगठन क्या है और ये किस तरह से जो है वो काम करता है किसानों के लिए। सबसे पहले हमारे सभी अन्नदाता किसान भाइयों को मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका जो सवाल है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है और ये कैसे काम करता है, तो किसान उत्पादक संगठन किसानों द्वारा खुद का बनाया हुआ एक संगठन होता है जो किसानों के लिए और किसानों के द्वारा और किसानों के भविष्य के लिए एक संगठन है जो कि उनको एक माने आयाम प्रदान करता है, बिजनेस प्रोवाइड करता है और उनके त्वरित विकास के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये है हमारा किसान उत्पादक संगठन। बिल्कुल। और किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कैसे हमारे किसान जुड़ सकते हैं इनके साथ, और ये किस तरह से जो है वो प्रगति में, किसानों की जो प्रगति है उसमें किस तरीके से भागीदारी इनकी होती है किसान उत्पादक संगठनों की, तो इसके बारे में आपसे आगे ज़रूर हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले देखते हैं विषय से आधारित एक खास रिपोर्ट। एफपीओ किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। कृषि और संबंध क्षेत्र के उत्पादन और विपणन में सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से इनका गठन किया गया है। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे की अवधारणा ये है कि जो किसान कृषि उत्पादों को पैदा करते हैं वे अपना समूह भी बना सकें। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग ने लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ यानी SFAC को किसान उत्पादक संगठनों के गठन में राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए अधिकृत किया था। FPO द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और इसकी गतिविधियों की बात करें तो ये FPO बीज, उर्वरक, कीटनाशक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इनपुट उचित रूप से कम थोक दरों पर उपलब्ध करवाते हैं।
दरअसल एफपीओ से जोड़ने के कई फायदे हैं, जैसे किसानों को अपनी उपज का बाजार मिल जाता है, साथ ही किसान खाद, बीज, दवाइयाँ और कृषि उपकरण भी आसानी से खरीद पाते हैं। इतना ही नहीं, किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसान अकेला अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है, लेकिन एफपीओ सिस्टम में किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होते। बता दें कि सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में पीएम किसान की 19वीं किश्त जारी करने के साथ ही 10,000वें एफपीओ का शुभ आरंभ किया। 10,000वां एफपीओ खगड़िया जिले में पंजीकृत किया गया है और ये मक्का, केला और धान पर केंद्रित है। तो अभी आपने किसान उत्पादक संगठन पर देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और अब यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर रुपेश का। डॉक्टर रुपेश, आपसे हम जानकारी हासिल करने वाले हैं कपास में रोग और कीट प्रबंधन की, लेकिन सबसे पहले तो आपसे ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में एक तो कपास का उत्पादन जो है वो कहाँ कहाँ होता है, और उत्पादन में हमारे देश की स्थिति जो है वो किस प्रकार की, कैसा स्तर है कपास उत्पादन का? सबसे पहले सब किसान भाइयों को नमस्कार। और जैसा कि मैडम ने बताया कि कपास की खेती उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में होती है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। इसमें पिछले कुछ सालों से देखने आ रहा है कि बीमारी और कीट के कारण कई बार खेती काफ़ी बड़े लार्ज एरिया में हो जाती है, कई बार घट जाती है। जैसे मुख्य तौर पे जैसे गुलाबी सुंडी या चिट्टा मच्छर, ये दो कीट और जो हैं कीट, या पत्ता मरोड़ बीमारी है, लीफ कर्ल वायरस जो है, ये उत्तरी भारत में भी देखा जाता है, और गुलाबी सुंडी है ये दक्षिण भारत में भी है। तो कुछ इन कारणों की वजह से हर बार क्षेत्र कुछ कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन इस बार देखा गया है कि हर तरफ जो है नरमे की खेती बहुत बढ़िया हो रही है। इस बार एरिया भी काफ़ी बड़ा, जैसे उत्तरी भारत में 3-3.5 लाख हेक्टेयर लग चुका है, और 60 दिन की फसल भी है, और बहुत ही अच्छी फसल खड़ी है खेतों में इस समय। बिल्कुल। और किस तरीके से रोगों और कीटों का प्रबंधन हम कर सकते हैं, और साथ ही अगर हमारे किसान कपास की खेती करना चाहें तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रख सकते हैं, कब अगली इसकी बुवाई जो है वो की जा सकती है? तो ये कुछ तमाम ऐसी बातें हैं डॉक्टर रुपेश जो हम आपसे ज़रूर आगे जानना चाहेंगे अपने कार्यक्रम में, और चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई बहन, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो भी इन बातों से अवगत हो जाएं। तो बातें हम आगे करें उससे पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। सकता है। कार्बेंडाजिम अंत प्रवाही रसायन है, इससे प्राथमिक अवस्था में रोगों के आक्रमण से बचाया जा सकता है। इमिडाक्लोप्रिड 7.0 ग्राम अथवा कार्बोसल्फान 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करने से 40 से 60 दिनों तक रस चूसक कीटों से सुरक्षा मिलती है। दीमक से बचाव के लिए 10 मिलीलीटर पानी में 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस मिलाकर बीज पर छिड़क दें और 30 से 40 मिनट छाया में सुखाकर बुआई कर दें। इनके अलावा कपास की फसल में गुलाबी बॉलवॉर्म कीट लगने की आशंका भी रहती है। नियंत्रण के लिए नीम का तेल या जैविक कीटनाशक उपयोग कर सकते हैं। ये कीट फसल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसका नियंत्रण समय पर कर लेना चाहिए। लाल मकड़ी भी कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती है। नियंत्रण के लिए सल्फर का छिड़काव किया जाता है। कुल मिलाकर ये जरूरी है कि कपास की फसल में सही समय पर कीट और रोग प्रबंधन कर लिया जाए। साथ ही फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना भी अच्छा रहता है।
तो अभी आपने कपास के ऊपर देखिए हमारी खास रिपोर्ट आपके लिए। एक बार हम अपने विषय जो है वो फिर से दोहरा देते हैं। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और इसके साथ ही बात हो रही है कपास में किस तरीके से आप रोगों और कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर इन दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं, तो अपने प्रश्न जो है वो आप हम तक सीधे पहुंचा सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 61। जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को खास तौर से बिल्कुल बंद रखें जब आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं 8800520717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, इसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर अमित, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, किसान उत्पादक संगठन के बारे में थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, अब थोड़ा इसको अगर विस्तार से समझे तो क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं, इसकी शुरुआत जो है वो क्यों की गई? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और अगर हम किसान उत्पादक संगठन की बात करें तो ये हमारे अन्नदाता किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पहले हमारे किसान जो थे औने पौने दाम में अपने उत्पाद बेच देते थे और बिचौलियों को लाभ सर्वाधिक होता था, और हमारे जो किसान भाई हैं वो उनको ऋण में ज़्यादा वो फंसे जाते थे, और उनका जो सही मुनाफा उनको मिलना चाहिए, जो उनकी मेहनत का जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। लेकिन जब से किसान उत्पादक संगठन बने हैं उससे किसानों का बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए सबसे पहले अगर हम उससे आवश्यक चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले तो ये होता है इसमें कि अगर कोई किसान उत्पादक संगठन बनाया जाता है तो वो उसका एक एरिया होता है, मतलब कि अगर मान लीजिए अगर वो क्षेत्र अगर सब्जियों और फलों का है, वहाँ पे ज़्यादा किसान सब्जी और फलों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे मैडम सब्जी और फलों से रिलेटेड हम किसान उत्पादक संगठन का निर्माण करते हैं। और मान लीजिए जिस एरिया में जैसे कपास से रिलेटेड अगर एरिया है तो कपास का किसान उत्पादक संगठन बनेगा, मतलब किसानों का ऐसा हम समूह बनाते हैं जिसमें उस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं उसमें जुड़ जाएं और अपना जो उत्पाद है वो सब मिल के अच्छे रेट पे जो है जो खरीदार है उसको बेच सकें। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर आपको किसान उत्पादक संगठन बनाना है तो सबसे पहले आपको कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके साथ ही साथ उसमें कम से कम 10 उसमें टीम मेंबर होते हैं, जिसमें डायरेक्टर्स, ऐसे कई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिनांस, 10 मने उसमें पोस्ट होती है डायरेक्टर्स की। और साथ ही साथ अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो उसमें कम से कम 300 किसान उत्पादक संगठन में जुड़े होने चाहिए, और उसके लिए उनका आधार कार्ड, खतौनी और बैंक पासबुक तीनों डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाता है। और अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की तो चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में का एरिया थोड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, तो उसमें 100 किसान अगर हमारे संगठन में जुड़ जाएं तो 100 किसानों से भी हम किसान उत्पादक संगठन शुरू कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, भारत सरकार अभी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें जैसे आयात निर्यात की जो बात चल रही है उसमें अभी सारा जो फोकस है किसान उत्पादक संगठन पे है। और अभी फ़िलहाल से ही जो और मेन उसमें मैडम ये आता है कि कैसे हम जो है अपना उत्पादन संगठन को है अच्छे से रन करें। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे पहले कॉलर जो है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, राकेश जी शिमला से। आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो 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 राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि मैं शिमला से कोटखाई से बात कर रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि हम जो किसान संगठन की जो है ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है क्या सेब की इस राजधानी है जहाँ हमारे यहाँ जो है एप्पल की जो है खेती होती है। अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। पहला तो आप किसान संगठन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, कि इसकी ट्रेनिंग हम कैसे ले सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये क्या सेब के बारे में इसमें जानकारी है, उसमें बढ़ावा मिल सकता है एप्पल के बारे में? ठीक है,
चलिए, आपका जो प्रश्न है वो हमें यहाँ पे समझ में आ गया है, लेकिन इसका उत्तर जो है वो यहाँ पर डॉक्टर अमित देंगे एक कार्यक्रम में छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में और साथ ही बात हो रही है कि किस तरीके से कपास में आप कर सकते हैं रोगों और कीटों का प्रबंधन। ब्रेक पर जाने से पहले राकेश जी ने शिमला से हमें फ़ोन किया था और उनके दो प्रश्न थे। एक तो किसान उत्पादक संगठन ट्रेनिंग के बारे में और साथ ही कि सेब की क्या हम किसान उत्पादक संगठन के साथ जुड़ सकते हैं अगर सेब की खेती करते हैं। तो डॉक्टर अमित क्या बताएंगे? सबसे पहले जो राकेश जी का सवाल था प्रशिक्षण के विषय में, ट्रेनिंग के विषय में, तो आप राकेश जी जो प्रशिक्षण है आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं, जो कि भारत सरकार के संस्थान होते हैं, उससे आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो नाबार्ड होता है, SFAC होता है, ये नोडल एजेंसीज होती हैं जो कि किसान उत्पादक संगठन बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। और आपका जो दूसरा सवाल है कि सेब का उत्पादक संगठन क्या हम बना सकते हैं? एकदम बना सकते हैं। जो किसान उत्पादक संगठन होते हैं वो क्षेत्र विशेष और फसल विशेष के आधार पर ही बनाए जाते हैं। तो चूंकि आपका शिमला जो क्षेत्र है, सेब का उत्पादन वहाँ ज़्यादा है, तो आप सेब से संबंधित किसान उत्पादक संगठन बना के और जो किसान भाई सेब का उत्पादन कर रहे हैं उनको अपने आप से जोड़ के, चूँकि आपका पहाड़ी क्षेत्र है तो 100 किसान अगर आप अपने संगठन में जोड़ लें और उसमें 10 मेंबर्स होंगे जो कि डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, तो आप बना सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आपका जो उत्पाद होगा आप नेचुरली ऑर्गेनिक करके भी आप बहुत अच्छा मुनाफा सारे किसान भाई कमा सकते हैं और अपने अपने परिवार का और हमारे देश भारत का अच्छा विकास कर सकते हैं। धन्यवाद जी। हमारे अगले कॉलर नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाराबंकी से आपने हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हाँ नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ किसान संगठन बनाने में या बनने में, क्योंकि किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, वो लोग पढ़ा होता है, तो इसी तरह में उसमें किसान संगठन में जाने के लिए किसान कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। अगर पढ़े लिखे का कोई काम नहीं है, तो घर से काम चल जाता है, तो ऐसी तरह में कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। कपास में किस फसल की उम्र में हमें किस रोग को ध्यान देना है? बिल्कुल। तो डॉक्टर रुपेश, पहले तो आपसे ले लेते हैं। कपास से संबंधित का प्रश्न है कि कपास की कौन सी उम्र के अंदर किस तरीके का जो है वो रखरखाव, कौन कौन से समसामयिक कार्य जो है वो करने चाहिए? कपास या किसी भी अगर हम अन्य फसल की बात करें तो इसमें शुरू से लेके जब तक हम उसकी चुगाई नहीं कर लेते, मतलब उसको हार्वेस्ट नहीं कर लेते, तब तक ध्यान रखना चाहिए। जैसे शुरू में बीज जो हम जिस खेत में हम बीज रहे हैं वो खेत कैसा है, जो हम बीज ले रहे हैं वो सिफारिश की जो वहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर, वो उसको सिफारिश करती हैं कि हमें सिफारिश करना हुआ बीज ही बीजना चाहिए। फिर हमें उसे जो है कीटनाशक से शोध करके ही बीजना चाहिए। फिर समय से जब खेत तैयारी से लेके या बीच में 30-40 दिन बाद, जैसे कपास की बात करें, शुरू में हमें खाद की जो है वरतों
जो है करनी चाहिए, जैसे डीएपी यूरिया, डीएपी 50 किलो खेत की तैयारी में डाल देनी चाहिए। फिर उसके बाद पहले पानी और दूसरे पानी पे यूरिया डालनी चाहिए जो है, जो कि 90 किलो सिफारिश है। फिर जैसे जैसे उसका नरमे कपास का उम्र बढ़ती है, समय बढ़ता है, तो हमें जो है जो बीमारियां आ रही हैं या कीड़े आ रहे हैं, कीट आ रहे हैं, उसका प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अगर चिट्टा मच्छर है जो बड़ा मुख्य कीट है उत्तरी भारत का, अगर जैसे वो 4 से 6 जनसंख्या हो एक पत्ती के नीचे, तो हमें नीम ऑयल 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और जैसे ही उसका 6 से ऊपर जनसंख्या बढ़ती है तो हमें विभिन्न कीटनाशक हैं, जैसे पोलो है, ओशीन है, सफीना है, क्लेस्टो है, इस तरह के कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम के अनुसार उम्र के हिसाब से अलग अलग कीट और बीमारी खेत में आते हैं, उसको हमें सर्वेक्षण करते रहना चाहिए खेत का, उस हिसाब से उस पर छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो हमें उसको खेत को नियंत्रण तौर पे हर रोज़ जो है सर्वेक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कोई बीमारी या कीट उसमें आया तो नहीं। अगर आया है तो उस हिसाब से हमें वहाँ से सिफारिश की हुई जो हमारे जो हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या वहाँ पे आसपास सरकारी फार्मा सलाहकार सेवा है, कृषि विज्ञान केंद्र है या क्षेत्रीय रीजनल रिसर्च स्टेशंस हैं, वहाँ पे वैज्ञानिक संपर्क करके हमें जो है उस पर जो उनकी सिफारिश माननी चाहिए, चाहे उनकी खाद की हो चाहे छिड़काव की हो। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अमित, अगला प्रश्न आपसे भी था उनका, तो आप क्या बताएंगे कि किसान कितना पढ़ा लिखा जो है वो होना चाहिए, किसान उत्पादक संगठन अगर वो कोई तैयार करना चाहता है? तो जैसे नंद स्वरूप जी ने बहुत अच्छी एक बात की कि भाई अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो कितनी पढ़ाई लिखाई जो है वो कितनी ज़रूरी है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या बताएंगे? देखिए मैडम, किसान उत्पादक संगठन के लिए जो बाराबंकी से हमारे किसान भाई का अन्नदाता का जो सवाल है, बहुत अच्छा उन्होंने सवाल पूछा है कि उसमें जो है कितना पढ़ा लिखा किसान होना चाहिए। तो कम से कम हमारा किसान भाई जो है 10वीं पास हो। और देखिए पूरी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है 10 लोगों की, उसमें अलग अलग पद होते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद होता है, उसमें फिनांस का पद होता है, और उसमें जो है एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी किसान उत्पादक संगठन रखता है, जो कि कंप्यूटर में और कंप्यूटर एफिशिएंसी उसके पास होती है और जितना भी ऑफिस का काम होता है वही करता है। तो जैसे हमारे किसान भाई का काम है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जो कंप्यूटर वाला जो आप किसान उत्पादक संगठन ऑफिस खर्च के लिए जो रखेगा, तो वो आपका पूरा आईटीसी जो आपका टेक्नोलॉजी का जो काम होगा वो पूरा वो देख लेगा। और साथ ही साथ आज के समय में देखिए हमारे सारे किसान भाई जो हैं स्मार्टफोन से लैस हैं, तो अब जो है टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में है मोदी जी की वजह से, और हमारा देश जो है जल्द विश्व गुरु बनने वाला है। और हमारे किसान भाई अगर हमारा साथ दे दें, किसान उत्पादक संगठन को अच्छे से थोड़ा मूव करा दें, तो हमारा किसान भाई भी अपने खेती को फिर से जो है और अच्छा कर सकता है। यही मेरी शुभकामना है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर रुपेश, अब आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रोगों और कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। बरसात का मौसम है इस वक्त, तो बरसात में भी क्या किसी मुख्य तरह के जो है कीट या रोग लगते हैं कपास की फसल में? जैसे मौसम बदलवाई की वजह से कभी कहीं जगह बारिश हो जा रही, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, तो उससे जो है काफ़ी जो है अलग अलग बीमारियों कीट लगते हैं। जैसे इस समय देखने में आया है कि अगर सूखा पड़ जाए, अगर बारिश ना हो, ओट पड़े और तापमान ज़्यादा हो, तो चिट्टे मच्छर जो वाइट फ्लाई है वो वाला कीट की संख्या बढ़ जाती है कपास के खेत में। और अगर बारिश पड़ जाए, तापमान ज़्यादा रहे और ह्यूमिडिटी रहे, उमस रहे, तो एक जैसिड जो है हरे तेला, जबकि उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है। और इसके कारण अगर चिट्टा मच्छर बढ़ेगा तो पत्ता मरोड़ बीमारी जो जिसे कपास का कैंसर भी कहते हैं, वो बीमारी बढ़ती है। और इसमें अगर बहुत समय से अगर सूखा पड़ा हो और बहुत तेज़ धूप आ रही हो, उसके बाद अगर भारा मींह आ जाए, मतलब भारी बारिश आ जाए, और या किसान भाई खेतों में धूप के समय के बाद तुरंत उसमें भारा पानी लगा दें, तो उसमें एक पैराविल्ट टाइप की एक समस्या आ जाती है, जो कि एक बीमारी नहीं होती, एक अंदरूनी विकार होता है, जिससे क्या होता है कि पानी
खेत में खड़ा रहने की वजह से जड़ों में हवा नहीं लग पाती और जो पौधा है 24 से 48 घंटे के अंदर सूख जाता है। तो उसमें जैसे हमारी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की एक कोबाल क्लोराइड है जो 10 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव करने की सिफारिश है किसान वीरों को। तो ये हमें बड़ा ध्यान देना है कि अगर मतलब कपास एक अपने आप में बड़ी हार्ड फसल है, लेकिन इसको ज़्यादा सूखा भी पड़ जाए, बारिश हो जाए, पानी खेत में खड़ा हो जाए तो उसके कारण अलग अलग कीट और बीमारी खेत में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने यहाँ पर बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे अगर कोई कीट या रोग आ जाता है तो हमारे किसानों को जो है वो छिड़काव जो है वो करना चाहिए। तो ऐसे में दो चीज़ें जो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी, बरसात के मौसम में जो है वो छिड़काव कब करें, कितनी बार करें, और छिड़काव करते समय कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जो है वो आवश्यक है, क्या बताएंगे इसके बारे में? इस समय जैसे किसान वीरों को चाहिए कि बरसात जब हो रही है तो उस समय छिड़काव बिल्कुल ना करें। डॉक्टर रुपेश, यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे एक कॉलर जो है वो विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी विपिन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज हमें बहुत कट कट कर मिल रही है विपिन जी, मैं चाहूंगी कि आप नेटवर्क क्षेत्र में आकर या तो एक बार फिर से फोन लगाएं या व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं, चाहे जी एक बार फिर से प्रश्न दोहराएं। जी मैं जानना चाह रहा था कि किसान उत्पादक संगठन के लिए सरकार कौन कौन सी मदद करती है, मतलब अगर कोई तैयार करना चाहता है तो जो उसमें कुछ मदद सरकार की तरफ से क्या क्या होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता भी पड़ती है, तो इसमें सरकार क्या क्या मदद कर सकती है। दूसरा सवाल इसमें जो मिलना जुलना जो एक सम्मेलन कहते हैं जिसे मीटिंग, वो कब कब होती है, कितने दिनों के अंतराल किसानों में की जाती है, जानना था। ठीक है जी, डॉक्टर अमित क्या बताएंगे? दो प्रश्न। दूसरा सवाल एक बार और थोड़ा वो जानना चाह रहे हैं कि जैसे किसान उत्पादक संगठनों का कोई मीटअप होता है कि कहाँ पर मिलते हैं वो लोग, जैसे कोई मेला लगता हो तो वो कब लगते हैं, कहाँ से कैसे पता करें कि वो कब लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं? ठीक है, तो आपका जो पहला सवाल था कि किसान उत्पादक संगठन अगर किसान बनाना चाहता है किसान उत्पादक संगठन तो उसको सरकार से क्या लाभ मिलता है। देखिए हमारे किसान भाइयों, जो आप किसान उत्पादक संगठन बनाते हैं तो उसके लिए भारत सरकार जो है ग्रांट मनी बोला जाता है, वर्ड एक यूज किया जाता है, तो ग्रांट मनी किसान उत्पादक संगठन को देती है, जिससे उसके ऑफिस खर्च और उसके जो भी मैंने किसान उत्पादक संगठन से संबंधित कार्य है उसको सुचारू रूप से करने के लिए उस ग्रांट मनी का यूज होता है। और साथ ही साथ जितने किसान आप अपने उत्पादक संगठन में जोड़ते हैं तो उसका हर किसान का एक शेयर होता है और हर शेयर के लिए एक मिनिमम धनराशि 100 रुपये 200 रुपये आप रख सकते हैं, और वो ग्रांट मनी जो है आपके जो आपका किसान उत्पादक संगठन का जो अकाउंट है उसमें वो जमा होता है और वो उस उत्पादक संगठन का शेयर होता है। और ये जो है समय समय पे जैसे जैसे शेयर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कंपनी जो है और आगे बढ़ती जाती है। और साथ ही साथ जैसे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें आपको प्राथमिकता मिलता है। और साथ ही साथ आपको जैसे आपका संगठन मान लीजिए अगर धान गेहूं की खेती के लिए है तो बीज से संबंधित खाद से संबंधित आपको लाइसेंस मिल जाता है, आराम से आप अपना खाद बीज जो है उच्च गुणवत्ता का आप बेच सकते हैं और आपको जिला प्रशासन से कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ऐसे जैसे अभी बीच में ड्रोन का चल रहा था तो किसान जिले में जो है कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन को ड्रोन की फैसिलिटी जो है भारत सरकार जो है निःशुल्क उपलब्ध कराई है, और जिससे कि किसान उत्पादक संगठनों का त्वरित विकास हो रहा है। और किसान उत्पादक संगठनों को भारत सरकार की तरफ से आयात निर्यात में भी प्राथमिकता मिली हुई है। जैसे अगर कोई किसान उत्पादक संगठन अपने जो संगठन का उत्पाद है अगर वो कहीं विदेशों में भी अगर बेचना चाहे तो उसको भारत सरकार पूरी मदद करती है। और भारत सरकार का मानना है कि जब
किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से ही हमारे किसान जो है इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपना इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एक समूह आपका बन जाता है। जैसे आप मिनिमम जो संख्या है 300 है मैदानी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 की संख्या है। तो इससे फ़ायदा ये है कि हमारे किसान भाइयों का एक बहुत अच्छा समूह बन जाता है, जिससे वो जब अपने रेट तय करना होता है तो एक अच्छा खासा उनके पास उत्पाद हो जाता है, जिससे कोई भी खरीदार आता है तो अपने शर्तों पे, अपने रेट पे किसान हमारा अच्छे रेट पे उसको बेच पाता है। और साथ ही साथ भारत सरकार की जो पॉलिसी है किसान उत्पादक संगठन को आयात और निर्यात में प्राथमिकता देने की है, और इससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठनों के बारे में। उसके साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से कपास की फसल में रोगों और कीटों का प्रबंधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर रुपेश, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रश्न किया था, मैं चाहूंगी कि अब आप उसका उत्तर दें। बारिश के मौसम में जैसा कि आपका सवाल था कि किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए छिड़काव के लिए, तो सबसे पहले जो किसान वीर या जो आदमी उस खेत में, किसी भी खेत में अगर छिड़काव कर रहा है, तो पहले वो अपने शरीर को पूरी तरह ढक के रखे। सिर पे मास्क सिर पे कोई कपड़ा बांधे या मास्क आते हैं, फेस पे भी मास्क लगाया जाता है। जो है हाथ और बाजू पूरी फुल बाजू की शर्ट पहने और आंखों में चश्मा लगाएं, जिससे कोई भी कभी भी छिड़काव करें, चाहे बारिश का मौसम चाहे सूखा, तो उसको कोई भी तरह की उससे समस्या ना हो। दूसरा जो है, बारिश के मौसम में बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करना चाहिए। जब मौसम खुला हो तभी छिड़काव करें, जिस दिन धूप निकली हो, और उसमें भी कब करें, या तो सुबह 10-11 बजे तक कर लें या शाम को 4-5 बजे के बाद करें। तीसरी बात यह है कि बारिश के मौसम में ज़्यादातर जैसे कपास के खेत में हमें देखने में आता है कि अलग अलग कीट आ जाते हैं, जैसे रस चूसने वाले कीड़े, जैसिड हो गया, वाइट चिट्टा मच्छर हो गया, वाइट फ्लाई, या नदीन आ जाते हैं, तो उसके लिए छिड़काव करें। तो उसमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि जैसे कीटनाशक का अगर छिड़काव करें तो कौन फिक्स टाइप सॉलिड कौन नोजल से स्प्रे करें, और अगर कोई वीड है जैसे नदीन है, घास को मारने के लिए फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम कोई भी दवा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं सही मात्रा में, उसकी जो सिफारिश करी हुई मात्रा नहीं ले रहे हैं, और दूसरा अगर ये नोज़ल भी अगर ठीक से, बड़ी छोटी सी बात है, अगर नोज़ल का भी ठीक से चयन ना करें तो उसका जो असर है हमारे जो कीट या नदीन पे, घास पे, बहुत उसका असर घट जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को बड़ा ज़रूर ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर जैसे सिंचाई प्रबंधन की अगर हम बात करें, तो किस तरह से जो है वो सिंचाई प्रबंधन करना चाहिए। बरसात के मौसम में कई बार क्या होता है कि पानी जो है वो खेतों में खड़ा रह जाता है, तो किस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में आपसे हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन हमारे एक और कॉलर विनोद जी इस वक्त जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो, हेलो, ठीक है, हमारा संपर्क जो है वो उनसे टूट चुका है। विनोद जी, आपने हमें अकोला महाराष्ट्र से फ़ोन किया था, अगर आप दोबारा कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप 8800520717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी अपने सवाल सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर रुपेश, मैंने आपसे जो सवाल किया था तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि सिंचाई प्रबंधन जो है वो हमारे किसान किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सिंचाई प्रबंधन जो है कपास के खेत में, जैसे कपास के खेत में 4 से 6 पानी चाहिए, और पहला पानी चाहिए होता है 4 से 6 हफ्ते के बाद, और फिर उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद हमें पानी चाहिए होता है। लेकिन जब भी अगर बारिश हो जाए तो उस समय हम जो है पानी जो है खेत से ना, मतलब नहर का पानी या ट्यूबवेल का पानी ना लगाएं, क्योंकि जो कपास एक ऐसी फसल है जो बड़ी सेंसिटिव है पानी के लिए।
अगर पानी खेत में खड़ा रह गया, 2 से 3 दिन तक अगर पानी खड़ा रह गया तो पूरा का पूरा खेत जो है खड़ा पूरा सारे पौधे सूख जाते हैं। तो हमारा ये सबसे पहले किसान वीरों को एक सलाह है कि जिस भी खेत में अगर कपास की खेती करते हैं वहाँ पानी की निकासी की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पानी आपने लगाया खेत में और वो खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो जब भी बारिश आए तो उस समय आप अपना जो खेत पानी लगाने की बारी है उसको हटा लें, मतलब उसमें पानी ना लगाएं, मतलब जो है। और किसी भी हालत में खेत में पानी खड़ा ना हो कपास के खेत में, क्योंकि इसमें 3 से 4 दिन में अगर पानी खड़ा रह गया तो कपास की फसल पूरी सूख जाती है और इसका कोई फिर इलाज नहीं है। अगर एक बार फसल सूख गई कि कोई भी दवाई से इसको हरा नहीं करा जा सकता फिर। जी बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर अमित, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारी महिला किसान है उनका जो है वो खेती किसानी के क्षेत्र में बहुत योगदान है, चाहे हम पशुपालन की बात करें चाहे हम खेती की बात करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसान उत्पादक संगठनों के साथ अगर वो जुड़ती हैं कोई महिला किसान, तो कितनी महिलाओं को जो है वो एक साथ इकट्ठा होकर जुड़ना पड़ता है? महिलाओं के लिए क्या अलग से कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो महिलाओं के लिए खासतौर से आगे खेती किसानी या पशुपालन के क्षेत्र में आगे आ सकें? इसके बारे में हम आपसे ज़रूर जानेंगे। हमारे एक अगले कॉलर जो है वो फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस वक्त, पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो, सुरेश पाटिल जी, आपने हमें महाराष्ट्र से फ़ोन किया है, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? आपके साथ शायद हमारा संपर्क टूट चुका है। जी डॉक्टर अमित, क्या बताना चाहेंगे? जैसे किसान उत्पादक जी बताएं। किसान उत्पादक संगठन से महिलाएं भी बराबरी से जुड़ सकती हैं जैसे पुरुष जुड़ते हैं। साथ ही साथ महिलाओं को भी किसान उत्पादक संगठन में प्राथमिकता आधार पे उनकी सदस्यता और अलग अलग जो किसान उत्पादक संगठन है उसमें कई सारी हमारी जो महिलाएं हैं, अन्नदाता महिलाएं हैं, वो संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी काम कर रही हैं। और मेरे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें महिलाएं जो है पूरे किसान उत्पादक संगठन को बहुत अच्छे से उसको चला रही हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट करा रही हैं। और साथ ही साथ देखिए, अगर एग्रीकल्चर में, अगर कृषि में अगर बात किया जाए महिलाओं का, तो बहुत अहम रोल है। प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है और भी जो तमाम एग्रीकल्चर का कार्य होता है उसमें महिलाओं का बहुत ही अहम रोल है। और भारत सरकार का भी ये मानना है कि कैसे हम महिलाओं को किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम करें और वो कैसे वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ अपने देश के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकें। जी बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर रुपेश, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, हमने यहाँ पे रोगों और कीटों की जो है वो बात की, इसी विषय में आप कुछ और आगे जानकारी देना चाहेंगे रोगों और कीटों से संबंधित की, और कौन कौन से ऐसे रोग हैं? जब हम इसके बीज की बुवाई करते हैं, कपास के बीज की जब बुवाई करते हैं तो उसका संशोधन, वो उसकी जो संशोधन होता है बीज का, वो किस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे प्राथमिक अवस्था में ही जो रोग और कीट आने हैं उनसे जो है वो रख रखाव हो सके? देखिए, सबसे पहले किसान जो है पूरे भारत में जो कपास बीजी जा रही है वो 90% हाइब्रिड है, संकरित बीज है। मतलब जो हाइब्रिड्स हैं जो प्राइवेट कंपनी दे रही हैं, और उसका झाड़ भी बहुत अच्छा है, और उसमें जो है वो ऑलरेडी जो होते हैं शोधित करे हुए बीज होते हैं कीटनाशक से। लेकिन जो हमारी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ वैरायटीज़ देती हैं, जो हर एक खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी अलग अलग राज्य में जो अलग अलग किस्म देती है, तो उसको अगर हम जो है, जैसे 2 दवाइयाँ हैं, जैसे एक तो है क्रूज़र है, और मतलब एक इमिडाक्लोरोप्रिड होती है, एक थायोमिथॉक्सान, जो क्रूज़र के नाम से और जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। और ये 5 से 7 ग्राम के हिसाब से पर केजी बीज को अगर हम शोधित करें तो ये रस चूसने वाले कीड़ों से काफ़ी हद तक हमें रोकथाम करी जा सकती है इस कपास की फसल की। और उसके बाद धीरे धीरे जब ये फसल बढ़ती है तो अगर कोई ऊपर से अगर कोई बीमारी या कीट लगता है तो उसमें अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग कीटनाशक और फफूंदीनाशक है, जिसके छिड़काव से हम अपनी कपास की फसल को बीमारियों कीट से बचा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर विनोद जी अकोला से एक बार फिर से मौजूद है फ़ोन लाइन पर, आइए उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करने की कोशिश करते हैं। हेलो जी विनोद जी, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी?
जी विनोद जी, अपना सवाल पूछिए जल्दी से, क्या पूछना चाहेंगे? हमारा सवाल है कि कपास के लिए अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। हमारा सवाल है पहला बार दूसरा कैसे बोलना जाना पड़ता, और जो आप अपने टीवी की आवाज को सबसे पहले विनोद जी बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल आराम से पूछिए, क्योंकि विशेषज्ञों को आपका सवाल समझ में नहीं आ पा रहा है। जी दोबारा पूछे। सवाल हमारा ये है ना जी, पहला डोज, दूसरा सेकंड डोज, थर्ड डोज, ये और जो उनके साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। विनोद जी, आपसे एक बार फिर से हम निवेदन करेंगे, आप अपना प्रश्न जो है वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 8800520717। फोन लाइन में शायद किसी तरह की कोई टेक्निकल इशू आपकी तरफ से आ रहा है, तो इसलिए हमें आपकी आवाज़ जो है वो साफ तौर पे सुनाई नहीं दे पा रही है। 8800520717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना प्रश्न हमें जल्दी से यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। जी, तो अब डॉक्टर अमित, अब आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, जैसे हमारे ये जो किसान उत्पादक संगठन है, अगर इनके साथ कोई किसान जुड़ना चाहते हैं तो किसी तरीके के क्या कोई दस्तावेज भी लगते हैं, क्या बताएंगे? देखिए मैडम, अगर कोई भी किसान भाई अगर हमारे किसान उत्पादक संगठन से जुड़ना चाहता है या किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहता है तो उससे संबंधित दस्तावेज लगते हैं। सबसे पहले अगर किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहता है तो उसका कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। उसके साथ ही कम से कम उस क्षेत्र से संबंधित, जिले से संबंधित कम से कम 10 लोगों का डॉक्यूमेंट लगता है, जिसमें कि आधार, पैन कार्ड, उनका बैंक पासबुक और खतौनी, ये चारों डॉक्यूमेंट जो है वो जमा होते हैं। और इस किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए कम से कम किसान को किसी भी एजेंसी से जुड़ना पड़ता है, जैसे मान लीजिए नाबार्ड हो गया या SFAC हो गया, या किसान अपना स्वयं का भी माने अपने निजी FPO भी बना सकता है। लेकिन अगर वो नाबार्ड या SFAC से अगर अपना FPO बनाता है, किसान उत्पादक संगठन बनाता है, तो उससे संबंधित जो लोग हैं क्षेत्र में जो उसके काम कर रहे हैं ना, उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है मॉनिटरिंग में, और उसकी समय समय पे मॉनिटरिंग होती रहती है, मूल्यांकन होता रहता है, और उसकी क्या कमियां हैं, क्या और अच्छा कर सकता है, उससे जुड़े हुए जो नोडल डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो बताते रहते हैं। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं, जो कि भारत सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है क्षेत्र माने कृषि के विकास के लिए, वो भी उसके विशेषज्ञ भी समय समय पे हमारे किसान भाइयों को किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने का और कैसे वो अपने किसान उत्पादक संगठन को बेहतर बना सके उसको बताते रहते हैं। और साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का, एपेडा जो है इस किसान उत्पादक संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, और वो समय समय पे किसान उत्पादक संगठन के प्रतिनिधियों का मीटिंग जिला लेवल पे और आपका कमिश्नरी लेवल पे करता रहता है। और साथ ही साथ किसान भाइयों को और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको अगर लगता है पेडा को कि अगर उनको अगर विदेश भी भेजना पड़े, जैसे कुछ किसानों को अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है आपका सऊदी अरब भी भेजा था, कुछ किसानों को इजराइल भी भेजा था टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करने के लिए, सीखने के लिए। तो एक बहुत बढ़िया एक मंच है जिसमें किसान अपने संगठन बना के अपने साथ वाले किसानों का बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी किसान उत्पादक संगठन के मेंबर हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के और वहाँ की भी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ एक मतलब कि ज़िले में एक अच्छा माहौल बन सकता है किसान उत्पादक संगठन और भी जो नोडल एजेंसीज है ज़िले की, और जो भी उनकी त्वरित समस्याएं होती हैं उसको जो नाबार्ड के जो ऑफिसर्स हैं वो करते हैं, और साथ ही और लोग भी करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर दीपक जी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल है। हेलो जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें धुले महाराष्ट्र से फोन किया, सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए।
सर कपास में लाल दिखाई देता है। अपने टीवी की आवाज को कपास में लाल दिखाई देता है। कपास में लाल दिखाई देता है। लाल फंजीसाइड नहीं, लाल पत्ती कपास में एक जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि कपास में 2 कारणों की वजह से लाल पत्ती हो जाती है। एक तो जो आप पूछ रहे हैं लाल पत्ती है, वो है जो है मैग्नीशियम की कमी के कारण, जिसमें पत्तियां लाल हो जाती हैं और पत्तियां की लाली के नाम से बीमारी जानी जाती है। तो इसमें चाहिए होता है कि किसान वीरों को जब भी पत्तियों में लालिश हो तो 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट 100 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़काव करें, और ये तब करें जब फुल डोडी आने लगती है, क्योंकि उस समय कपास की फसल को खुराक की ज़रूरत होती है। तो हम जो बेसल मतलब खेत में जो पहले जो हम खाद डाल देते हैं वो इस कारण पूरी नहीं कर पाती, तो उस कारण जो है जब भी फुल डोडी लगने लगे तो 1 किलो 100 लीटर पानी में मिला के 15 दिन के अंतराल पे 2 बार स्प्रे करें तो पत्तियों की लाली को आप दूर कर सकते हैं। और अगर कहीं पर अगर रेतीली मिट्टी है जहाँ पे जिस खेत की उपजाऊ शक्ति कम है, उसमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट आप पहले ही बिजाई के समय डाल सकते हैं। जैसे 21% वाली मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो डाल दें प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर 33% जो मार्केट में उपलब्ध है वो जो है 6.5 किलो डाली जाती है। दूसरी पत्ती की लाली होती है कीट के कारण, जैसे एक हरा तेला है, जैसे जैसिड है, उसमें क्या देखने में आता है कि जब भी अगर बारिश हो जाए, उमस रहे, मतलब उमस रहे खेत में और तापमान ज़्यादा रहे, उस कारण की वजह से हरा तेला जो रस चूसने वाले कीड़े की जनसंख्या बढ़ जाती है, और उसमें ग्रेड होते हैं, जैसे ग्रेड 3 या 4, मतलब जब बहुत ज़्यादा अटैक हो तो पत्तियां की लाली हो जाती है। तो उसके लिए हमारी जो खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी उसके द्वारा जो सिफारिश है, जैसे उलाला है 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिफारिश है, या ओशीन है दवाई 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिफारिश है। इन 2 कीटनाशकों को अगर आप छिड़काव करें तो आप अपनी उस कीट को रोक सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि मेरी पत्तियों की लाली जो है खाद के कारण है, कमी के कारण हो रही है, किसी कीट की वजह से हो रही है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और उसके साथ ही हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं कपास में होने वाले प्रमुख रोगों और कीटों के और उनके प्रबंधन के बारे में। हमारे अगले कॉलर इस वक्त परमानंद जी मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हरदा मध्य प्रदेश से आपने फोन किया है, सवाल पूछिए। मेरा सवाल किसान पर जो पर्याप्त जिलेवार कहाँ से मिलेगी? ठीक है, इसकी पर्याप्त जानकारी कहाँ से मिलेगी डॉक्टर अमित? देखिए हमारे अन्नदाता किसान भाई, इसकी जो जानकारी है आपको कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाएगी और जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से मिल जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है, और इसी के साथ डॉक्टर अमित, मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि किसान उत्पादक संगठन अगर
कोई बनाना चाहे तो कब बना सकता है, क्यों बना सकता है, किस तरह से बना सकता है, इसके बारे में भी जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैडम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इसका जवाब ये है कि जब भारत सरकार की योजना आती है, अभी बीच में आया था 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य आया था, तो किसान भाई हमारे अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें और जब भी कोई योजना आती है भारत सरकार की किसान उत्पादक संगठन बनाने की, तो उस समय अप्लाई करें, वो जल्दी हो जाता है और उनको जो लाभ होता है भारत सरकार का योजना का वो मिल जाता है। और क्यों बनाएं? क्योंकि इसके बनाने से हमारे किसान भाइयों को जो उनका उत्पाद है वो बेचने में, आयात निर्यात करने में आसानी होती है। और कैसे बनाएं उसके लिए, चूँकि मैंने बताया था कि उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि अगर ज़मीनी क्षेत्र है तो उसमें कम से कम 300 किसान होने चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र है तो 100 किसान होने चाहिए और उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। और इन्हीं सब प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे किसान भाई किसान उत्पादक संगठन बना के अच्छा अपना काम कर सकते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर अमित, अब आपसे माफ़ कीजिए डॉक्टर रुपेश, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि उत्तर भारत में जो लगने वाले प्रमुख कीट हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से हमारे किसान भाई जो हैं अगर वो कीट लग जाए कपास की फसल में तो कैसे रख रखाव कर सकते हैं? उत्तरी भारत में जो मुख्य कीट हैं वो जो हैं, एक तो वाइट फ्लाई है, चिट्टा मच्छर है, जैसिड है, हरा तेला है, थ्रिप्स है जिसको हम जूं कहते हैं, और गुलाबी सूंडी है जो पिंक बॉलवर्म है। ये 4 मुख्य कीट हैं। कीट तो बहुत है लेकिन ये 4 मुख्य हैं। इसको जो है किसान वीर, जैसे अलग अलग कीट के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे 3 कीट हैं, जो 2 कीट हैं जिसमें वाइट फ्लाई और जो जैसिड हरा तेला रस चूसने वाले कीड़े हैं, और इसके लिए जो है ओशीन है और जो है उलाला है। ये 2 दवाइयाँ हैं जिससे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा जो थ्रिप्स है, जूं है, ये अगर बहुत और लग जाए, सूखा हो जाए, तब ये कीट हमें देखने में खेतों में आता है। और इसमें की पहचान ऐसे करते हैं कि इसकी पत्ती के नीचे एक सिल्वरी मेम्ब्रेन, चांदी नुमा एक मेम्ब्रेन सी दिखने लग जाती है, जिसके कारण जो है फसल की बढ़वार घटती है। तो इसमें ये होता है कि अगर शू में सूखा हो तो आप पानी लगा लें, क्योंकि उसमें जो है उसके जो अंडे होते हैं वो मिट्टी में दिए होते हैं, तो वो पानी लगाने से उसके अंडे मर जाते हैं। और अगर उसके बाद अगर उस कीट की संख्या बढ़ती है तब हमें उसमें छिड़काव की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा जो है वो है गुलाबी सूंडी, जो इस समय मुख्य कीट है। पहले दक्षिण भारत का, अब उत्तरी भारत का है इस समय, और जिसके कारण एक बहुत कारण भी रहा कि पिछले साल जो है उत्तरी भारत में काफ़ी एरिया रकबा भी उसका कपास का घटा। तो इसमें जो है जब भी अगर हमें कई मेजर्स हैं इसको मैनेजमेंट, इसको रोकथाम करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसके कुछ कीटनाशक हैं जिसके छिड़काव से हम इसको रोक सकते हैं। जैसे प्रोक्लेम है, प्रोफेनोफास है, डेलीगेट, ये दवाइयां हैं जो कीटनाशक हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं। इसका छिड़काव करने से इसको रोका जा सकता है। और दूसरा जो है, इसमें जो है कपास की जो शटियाँ रह जाती हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, जब हम इसकी चुगाई कर लेते हैं नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में, तो इसकी शटियाँ जो हैं हम जो है अगर फरवरी तक उसको इस्तेमाल कर लें या जला दें, मतलब उस खेत के आसपास ना रहें, क्योंकि ये जो होता है कीट उसी जो कुछ टिंडे जो नहीं खिले होते तो उसके अंदर होता है, उससे जो है नई फसल में आ जाता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर चलते चलते डॉक्टर अमित, अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप हमारे किसानों को और क्या किसी तरीके का कोई परामर्श देना चाहेंगे किसान उत्पादक संगठन से संबंधित? चलते चलते हम अपने किसान भाइयों को यही सलाह देते चलेंगे कि आप अगर किसान उत्पादक संगठन अगर बनाए हुए हैं या बनाना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो भी सूचना जो है जिला लेवल पे या केंद्र लेवल पे अगर आपको मिलती है तो उसको त्वरित काम करें। कई बार क्या होता है, हमारे किसान भाई लेट लतीफ़ी कर देते हैं जिससे उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपकी ये महती जिम्मेदारी है कि समय पे आप अपना पीओ का जो किसान उत्पादक संगठन का काम है उसको कंप्लीट करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, और कैसे आप अपने संगठन को विकसित कर सकते हैं उसके पीछे ध्यान दें। धन्यवाद जी। और डॉक्टर रुपेश, आप चलते चलते कपास के किसानों के लिए क्या किसी तरीके की कोई सलाह देना चाहेंगे कि तुड़ाई के बाद किस तरीके से जो है वो रखरखाव कर सकते हैं अपनी फसल का? मैं सबसे पहले किसानों को ये कहना चाहूँगा कि समय से एक तो फसल की बिजाई करें,
जैसे उत्तरी भारत में 1 अप्रैल से 15 मई तक है, पंजाब में उसका समय है, उस समय इसको बीजें। फिर जो है इसको हमेशा ही सर्वेक्षण करें खेत का। सर्वेक्षण के दौरान जो भी बीमारी कीट आता है उसको जो है देखने के बाद तुरंत उसके जो नज़दीकी फार्मर सलाहकार सेवाएं या जो वैज्ञानिक है खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के या स्टेट गवर्नमेंट के, उनसे संपर्क करके उसमें तुरंत उसका जो है जो सिफारिश है वो करी जाए। तीसरा, इसका अक्टूबर-नवंबर के महीने में चुगाई होती है। चुगाई करने के बाद इसको गीले मतलब जो चुगाई करें तो उसमें जो है गीला नहीं होना चाहिए मतलब जो है, और उसको सुखा के जितनी जल्दी हो सके मंडी में बेच दें। चौथा ये है कि अगर हम जो है इसको अगर रखते भी हैं तो इस समय गुलाबी सुंडी का एक बहुत बड़ा प्रकोप है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो गिनरीज फैक्ट्रीज़ हैं उसमें जो है जो भी अगर हम अप्रैल तक जो भी बीज हैं उसको जो है सल्फास वगैरह से उसको फूमिगेट कर लिया जाए, और अगर हमने फिर से अगर उसकी बिजाई करनी है तो किसी भी एसिड से डिलिंटेड करके उसकी बिजाई करी जाती है। और जो है और सिर्फ जो खल है वही क्या जो है किसान जो पशुओं के लिए होती है वो रखी जाए, और जितनी जल्दी हो जो स्टॉक्स हैं कॉटन के उसको फरवरी तक ख़त्म कर दिया जाए। जय हिंद जी। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दोनों विषयों से संबंधित दी, उसके लिए आप दोनों का एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ हमने अपने आज के इस कार्यक्रम में जाना कि किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन जो है वो काम करते हैं और कैसे किसानों की सहायता कर सकते हैं। साथ ही कपास में लगने वाले रोगों और कीटों के प्रबंधन के बारे में भी हमने जाना। पाइए हम आपको बता दें कि अपने अगले लाइव फोन कार्यक्रम में हम किन विषयों पर जानकारी हासिल करेंगे। अगली बार बात होगी धान में समसामयिक कार्य की, उसके साथ ही बात होगी जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की। दोनों विषयों से संबंधित पहले से ही अगर आप अपने कोई प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी जो है वो लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हमारा कॉल सेंटर नंबर भी आप लिख सकते हैं 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। अगर आप आज के कार्यक्रम में किसी तरीके की कोई जानकारी आपसे छूट गई है, कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम को दोबारा देखकर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।